मनीष जी, इस बार बजट का नाम आपने रोजगार बजट रखा है, इसके पीछे क्या सोच है? हमने कोविड की महामारी देखी, हमने जीएसटी और नोटबंदी की वजह से एक महामंदी देखी। इन सब के बीच से लोगों के रोजगार बहुत गए। अब कोविड ने तो कमर ही तोड़ दी उसके बाद। तो ऐसे में लोगों को रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमें लगता है कि अगर अब रोजगार की बात नहीं की तो कब करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि हम चांद को ज़मीन पर ले आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये मार्केट हम ठीक करेंगे, यहाँ मार्केट को अट्रैक्टिव बनाएंगे। ये हमारे पास ज़मीन पड़ी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक हब बना देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियाँ आ जाएंगी। ये चांदनी चौक का फूड मार्केट है, ये आपके मजनू का टीला का फूड मार्केट है, कनॉट प्लेस के फूड मार्केट्स हैं, ये बड़े पॉपुलर मार्केट्स हैं। हम इनकी ब्रांडिंग करने में मदद करेंगे। तो ये सब डूएबल चीज़ें हैं। इन सब डूएबल चीज़ों से मार्केट ग्रोथ करेगा और मार्केट के ग्रोथ से जॉब इन ट्रांसलेट होंगी तो 20 लाख जॉब कम से कम 5 साल में बनेगी। आगे की योजना है हमारी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ कार्ड। दिल्ली के हर एक व्यक्ति का HIMS सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। मतलब आपको कोई बीमारी हुई, आज से 3 साल बाद फिर आपको दोबारा किसी कारण से हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो आपको दोबारा डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ था 3 साल पहले। वो रिकॉर्ड में होगा और आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना, वो सब रिकॉर्ड पे मिलेगा। बस आपको अपना एक हेल्थ कार्ड दिखाना है, वो हेल्थ कार्ड आपका मिलेगा। तो HIMS सिस्टम बना के सारे लोगों का बीमारी का डेटा, उनकी वेलबींग का डेटा उसमें डाला जाएगा। फिर उसके बाद हेल्थ कार्ड दिया जाएगा ताकि उसके बेस पे आपको इलाज मिल सके। जैसे हमने 3 फेस्टिवल इसमें क्यूरेट कर रहे हैं। एक है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, इसमें देश और दुनिया भर से लोग आके दिल्ली में शॉपिंग एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं, अपने परिवार के साथ आएँ, यहाँ शॉपिंग करें, खाना खाएं, रहें, थोड़ा घूमें। एक ये है। दूसरा है होलसेल फेस्टिवल दिल्ली का। तो इसमें देश में जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको दिल्ली से होलसेल ऑर्डर लेने आना होता है, तो एक फेस्टिवल होगा तो उस समय विशेष छूट मिलेगी उनको। और तीसरा है फिल्म फेस्टिवल। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म फेस्टिवल और फिल्म पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। तो उस पर अब काम होगा, उसमें जॉब्स भी निकलेंगे, इकोनॉमी भी होगी और लोग एक तरह से एंजॉय भी करेंगे। पंजाब में चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत मिला आपको, वहाँ सरकार बन गई। अब आगे की क्या तैयारी है? अब दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार वो सब करे जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहली बात तो। दूसरा, देश में काम की राजनीति, एक विज़न की राजनीति, लोगों की ज़रूरतों के काम वाली सरकार बने। आम आदमी पार्टी चाहेगी कि आने वाले चुनाव गुजरात में है, हिमाचल में है, वहाँ पूरी तरह से शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। कहते हैं कि अगर घर का बजट सही हो तो घर सुखी होता है और सरकार का बजट सही हो तो देश समृद्ध होता है। और दिल्ली सरकार बजट बनाने में कुछ अलग हटकर काम करती है। अभी दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया है और दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। क्या कुछ बजट में खास है, इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे। हम सीधे जुड़ रहे हैं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुक्रिया आशुतोष जी। मनीष जी, इस बार बजट का नाम आपने रोजगार बजट रखा है, इसके पीछे क्या सोच है? रोजगार बजट रखने के पीछे सोच ये है कि आज कोविड के बाद, मतलब हमने कोविड की महामारी देखी, हमने जीएसटी और नोटबंदी की वजह से एक महामंदी देखी। इन सब के बीच से लोगों के रोज़गार बहुत गए हैं। अब कोविड ने तो कमर ही तोड़ दी उसके बाद सारी। तो ऐसे में लोगों को रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और एक ज़िम्मेदार सरकार होने के नाते हमें लगता है कि अगर अब रोज़गार की बात नहीं की तो कब करेंगे। पहली बार देश में किसी सरकार ने मार्केट्स को साथ लेके, व्यापारियों को साथ लेके रोज़गार बढ़ाने का प्लान बनाया है। जैसा कि आपने ये भी घोषणा की है कि आने वाले वर्षों में 20 लाख नौकरियां देंगे। 20 लाख नौकरियां देने के पीछे निश्चित रूप से बड़ी संख्या है। ये क्या रोड मैप है और किस तरह से देंगे? देखिए, एक तो पिछला अनुभव है। पिछले अनुभव में देखें तो 7 साल में 12 लाख नौकरियां दिल्ली सरकार के इंटरवेंशन से बनी हैं, जिसमें से 1.25 लाख तो सरकारी नौकरियां और करीब 10 लाख प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां लोगों को मिली हैं। वो सरकार के इंटरवेंशन से मिली। तो अगर, और उसमें कोई बहुत बड़े एफर्ट्स नहीं थे, एक रूटीन गवर्नेंस में मिली।
अभी जबकि लोगों को जॉब्स की बहुत ज़रूरत है, तो सरकार ने बहुत फुल प्रूफ एक योजना ये बनाई है कि हर एक मार्केट एसोसिएशन से हमने बात की है, दिल्ली की बहुत सारे व्यापारियों से बात की है, हमारी एक इकोनॉमी टीम बनाई हमने जिसने 150 मीटिंग्स की हैं अलग अलग सेक्टर्स के पास जाके दिल्ली में, सारे मॉडल्स को देश और दुनिया के समझा है, और फिर किस सेक्टर में सरकार के किस इंटरवेंशन से कितनी ग्रोथ आएगी और उस ग्रोथ के फलस्वरूप कितना रोज़गार क्रिएट होगा, कहाँ 6,000 होगा, कहाँ 60,000 होगा, कहाँ 6 लाख हो सकता है, इस सब को एक सम अप किया और उसका एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट लगाया है। और सरकार के लिए भी बहुत डूएबल चीज़ें रखी हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम चांद को ज़मीन पर ले आएंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये मार्केट हम ठीक करेंगे, यहाँ मार्केट को अट्रैक्टिव बनाएंगे, ये हमारे पास ज़मीन पड़ी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक हब बना देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियाँ आ जाएंगी, ये चांदनी चौक का फूड मार्केट है, ये आपके मजनू का टीला का फूड मार्केट है, कनॉट प्लेस के फूड मार्केट्स हैं, ये बड़े पॉपुलर मार्केट्स हैं, हम इनकी ब्रांडिंग करने में मदद करेंगे। तो ये सब डूएबल चीज़ें हैं। तो इन सब डूएबल चीज़ों से मार्केट ग्रोथ करेगा और मार्केट के ग्रोथ से जॉब इन ट्रांसलेट होंगी, तो 20 लाख जॉब कम से कम 5 साल में बनेगी। मनीष जी, बीच में आपने बताया कि दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की दिशा में भी बड़े रूप से सोचा जा रहा है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात की जाती है तो दूसरे शहर के नाम आते हैं सामने। दिल्ली को जब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में आप देखते हैं तो उसके लिए क्या रोड मैप है? देखिए, दिल्ली के कुछ कन्वेंशनल मार्केट, वो चाहे भागीरथ पैलेस हो, कुछ हद तक हालांकि वहाँ इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा रहा, नेहरू प्लेस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देश भर में नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स की एक पहचान बनी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जी। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली तस्वीर बदली। पर दुनिया भर में आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सबसे ज़्यादा जॉब देता है, मतलब बड़े जॉब देने वाले मार्केट्स में से है। तो जब हम जॉब्स पे सोच रहे थे और ये सोच रहे थे कि दिल्ली में कोई पॉल्यूशन का मार्केट तो आ नहीं सकता, तो उसी वक्त जैसा मैंने कहा इंडस्ट्री से बहुत बात हुई हमारी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लोग बड़े दिलचस्पी ले रहे हैं कि अगर हमें दिल्ली में आप हमें थोड़ी सी फैसिलिटी दें तो हम यहाँ आके इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, हम यहाँ आके अपनी असेंबलिंग यूनिट्स लगाएंगे और उसमें जॉब्स बहुत निकलेंगे, उसमें महिलाओं के जॉब्स बहुत निकलेंगे। तो इसीलिए सरकार ने तय किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें ना तो पॉल्यूशन है, ना इसमें कोई कचरा है इधर उधर का। बेस्ट ये है कि इस इंडस्ट्री को दिल्ली में अडॉप्ट किया जाए, तो सर्विस सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री इसको आगे बढ़ाएंगे। सुधीर जी, चूँकि आप वित्त तो संभालते ही हैं और जिसके लिए आप मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, शिक्षा विभाग भी आप संभालते हैं, इस बजट में शिक्षा पर भी इस बार भी आपने काफ़ी फोकस किया। मुझे लगता है सबसे अधिक बजट शिक्षा पे ही है। क्या कुछ और सोच रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में? आपने ठीक कहा कि सारा बजट पिछले 8 साल का, मैंने 8 बजट रखे हैं सदन में और 8 बजट्स में एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी रही है। 8वें बजट में भी एजुकेशन ही सबसे हाईएस्ट एलोकेशन लेके गया है। अब एजुकेशन में बहुत सारे काम तो हमने कर दिए, नई बिल्डिंग्स बन गई, नई यूनिवर्सिटीज़ बन गई, उनमें पढ़ाई होने लगी है, अब उसमें सीट्स बढ़ गई हैं। अब जो दौर है उसी को आगे बढ़ाने का है और कुछ सेगमेंट छूट गए। जैसे जब हम एजुकेशन में अपने स्कूलों की क्वालिटी ठीक कर रहे थे, नई यूनिवर्सिटीज़ बना रहे थे, नए पॉलिटेक्निक्स वगैरह बना रहे थे, नए कोर्सेज़ बना रहे थे, तो उसमें बेघर बच्चों का मसला छूटा हुआ था। तो बेघर बच्चों के मसले पर अब ये आया कि भाई एक नया स्कूल इसका शुरू किया जाए ताकि बेघर बच्चों को अच्छी हॉस्टल फैसिलिटीज़ देके डिग्निटी के साथ वहाँ रखा जा सके और पढ़ाया जा सके, वहाँ उनके खाने पीने रहने की सुविधाएं और पढ़ने की सुविधाएं हों। तो ये नई नई चीज़ें उसमें हो रही हैं। स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और इम्प्रूव होना है, जो यूनिवर्सिटीज़ नई बनाई हैं उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर और आगे बढ़ना है, तो उन सब के लिए पैसा रखा है। बहुत बढ़िया। बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलने जैसी एक अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़े हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपने काफ़ी काम किया है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा काम किया है। जगह जगह नाम लिया जाता है मोहल्ला क्लिनिक का, फिर दूसरे मॉडल का। इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नया आप लोग स्कूलों तक लेके पहुंच गए हैं क्लिनिक को, और कुछ क्या खास? हेल्थ के सेक्टर में भी नंबर 2 इन्वेस्टमेंट सरकार की ओर से हमेशा पिछले 8 साल में हेल्थ सेक्टर में रहा है। उसका एक फ़ायदा तो देखने को मिला कि जब कोविड की महामारी आई तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक था, डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका फ़ायदा मिला। अब जो नई आगे की योजना है हमारी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ कार्ड। दिल्ली के हर एक व्यक्ति का HIMS सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। मतलब आपको कोई बीमारी हुई, आज से 3 साल बाद फिर आपको दोबारा किसी कारण से हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो आपको दोबारा डॉक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या हुआ था 3 साल पहले, वो रिकॉर्ड में होगा। और आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना, वो सब रिकॉर्ड पे मिलेगा। बस आपको अपना एक हेल्थ कार्ड दिखाना है, वो हेल्थ कार्ड आपका मिलेगा। तो HIMS सिस्टम बना के सारे लोगों का
बीमारी का डेटा, उनकी वेलबींग का डेटा उसमें डाला जाएगा। उसके बाद हेल्थ कार्ड दिया जाएगा ताकि उसके बेस पे आपको इलाज मिल सके, और एक हेल्पलाइन सेटअप की जाएगी ताकि हेल्थ कार्ड के बेस पे आप अपॉइंटमेंट भी ले सकें। रोजगार की बात है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की बात है। इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सड़कों की बात है, इस दिशा में भी क्या योजनाएं हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर ही रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क लेके ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं तो सारी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर में देखता हूँ। स्कूल भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका हॉस्पिटल भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो भी सरकार कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ही कर रही है। हम केवल सड़कों को ही ना देखें, पर सड़कों के लिए भी काम हो रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है। साथ में ये भी घोषणा कर दी गई है कि अब हर साल आप दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल करेंगे। फिल्मों की तरफ भी कुछ कुछ रुझान आप लोग का रहता है। अभी आपने बाबा साहब पर बहुत बड़ा थिएटर किया, मुझे लगता है इतना बड़ा थिएटर अभी कभी किसी ने किया नहीं था। तो ये फिल्म महोत्सव और इन सब चीज़ों को लेके भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। जैसे हमने 3 फेस्टिवल इसमें क्यूरेट कर रहे हैं। एक है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, जिसमें देश और दुनिया भर से लोग आके दिल्ली में शॉपिंग एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं, अपने परिवार के साथ आएँ, यहाँ शॉपिंग करें, खाना खाएं, रहें, थोड़ा घूमें। एक ये है। दूसरा है होलसेल फेस्टिवल दिल्ली का। तो इसमें देश में जो लोग बिज़नेस करते हैं उनको दिल्ली से होलसेल ऑर्डर लेने आना होता है, तो एक फेस्टिवल होगा तो उस समय विशेष छूट मिलेगी उनको। और तीसरा है फिल्म फेस्टिवल। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म फेस्टिवल और फिल्म पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। तो उस पर अब काम होगा, उसमें जॉब्स भी निकलेंगे, इकोनॉमी भी होगी, और लोग एक तरह से एंजॉय भी करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी राजनीति की। बजट आया है और विपक्ष का कहना है कि हर बार आप लोग जिस तरह से बजट देते हैं वो मायूस होते हैं। इस बार नगर निगम का बजट, जो निगम पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, उसमें कटौती कर दी गई है। नहीं, पहली बात तो ये कि विपक्ष का मायूस होना ज़रूरी है। विपक्ष इस बात से मायूस नहीं होता कि दिल्ली वालों को कुछ नहीं मिला। विपक्ष इस बात से मायूस होता है कि उनको कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो उनकी मायूसी हमारे लिए ठीक है। विपक्ष की ये मायूसी कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा हमारे लिए अच्छा है, और विपक्ष के पास कुछ है नहीं कहने के लिए। नगर निगम के लिए पैसा कम नहीं किया। नगर निगम को पैसा फाइनेंस कमीशन के रूल से मिलता है। दिल्ली सरकार हमेशा फाइनेंस कमीशन के रूल से ज़्यादा ही पैसा देती रही है, अभी भी दे रही है। और फाइनेंस कमीशन के अलावा पिछली सरकारें जो बहुत पुराने नगर निगम के ऊपर लोन है उनको काट लिया करती थी। हमने वो पैसा भी नहीं काटा। पहले तो क्या करते थे, इधर बजट में रखा, उधर से काट लिया, बोले पिछला लोन काट लिया। हम लोगों ने वो भी नहीं काटा। हम तो कह रहे हैं भाई ये बजट में है तुम्हारे, ले जाओ, अभी हम लोन नहीं काट रहे, अभी हम बात ही नहीं कर रहे लोन वसूलने की। इधर बड़ा मुद्दा गर्म है नगर निगमों के एकीकरण का। इस पर आपका क्या कहना है? मैंने नगर निगम के एकीकरण का कानून देखा, मुझे लगा यार 272 पार्षद होते थे, अब ये कह रहे हैं एकीकरण करके हम 250 करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कुल मिला के तो ये कानून इसलिए लाया गया है एकीकरण का कि बीजेपी चुनाव से भागना चाह रही है। तो ये चुनाव से भागने का कानून है, एकीकरण का कानून नहीं है। चूँकि आप आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं देश की राजधानी को आप एक तरीके से वित्त और शिक्षा और डिफरेंट तरीके से चला रहे हैं। पंजाब में चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत मिला आपको, वहाँ सरकार बन गई। अब आगे की क्या तैयारी है? अब दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार वो सब करे जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहली बात तो वो। दूसरा, देश में काम की राजनीति, एक विज़न की राजनीति, लोगों की ज़रूरतों के काम वाली सरकार बने। आम आदमी पार्टी चाहेगी कि आने वाले चुनाव जहाँ गुजरात में है, हिमाचल में है, वहाँ पूरी तरह से शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, शुक्रिया। आपने हमसे बातचीत की, अपना वक्त दिया। नमस्कार। नमस्कार।